दोस्तों 13 नवंबर के दिन कर्नल विप्लव त्रिपाठी अपनी वाइफ और 5 साल के बेटे के साथ शहीद हो गए। इस घटना में इंडियन आर्मी के 4 जवान और शहीद हो गए थे। सोर्सेस के अनुसार मणिपुर में किया गया यह अटैक नागा इंसर्जेंट्स द्वारा किया गया था। इसके रिटेलिएशन में स्पेशल फोर्सेस द्वारा 5 दिसंबर के दिन कंडक्ट होने वाला एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इंसर्जेंट्स के मूवमेंट को रोकने के लिए किया गया था, जिसमें मिस्टेकनली 14 सिविलियंस की जान चली गई। इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी ने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इशू करते हुए इस घटना के प्रति शोक व्यक्त किया और एक मेजर जनरल लेड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टैब्लिश की है। दोस्तों, जहां एक और 2015 पीस अकॉर्ड के बाद इस बात की उम्मीदें की जा रही थीं कि शायद नागालैंड की इंसर्जेंसी अब खत्म होने वाली है, वहीं इन इंसिडेंट्स ने हमें दोबारा ग्राउंड सिचुएशन को एसेस करने के लिए मजबूर कर दिया है। आजादी के बाद से ही शुरू ये इंसर्जेंसी हमारे देश की ओल्डेस्ट इंसर्जेंसी है, जिसकी नींव आजादी के एक दिन पहले ही रख दी गई थी। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का मकसद नागालैंड के इसी इंसर्जेंसी को समझना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम नागालैंड इंसर्जेंसी के दौरान हुए सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये इंसर्जेंसी आज इस स्टेज पे पहुंची है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिए जाने वाले मल्टीपल पीस एस्टैब्लिशिंग एफर्ट्स पे भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, नागालैंड इंसर्जेंसी को समझने से पहले हमें नागालैंड की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी समझना जरूरी है, क्योंकि इन 2 कारणों ने यहाँ की इंसर्जेंसी में सबसे अहम भूमिका निभाई है। नागालैंड इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में स्थित एक रिलेटिवली स्मॉल स्टेट है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के अलावा म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार के थ्रू ही नागा इंसर्जेंट्स ने सदियों से चाइनीज और तब के ईस्ट पाकिस्तान से अपना कांटेक्ट बनाए रखा था। दोस्तों, यदि नागालैंड की पॉपुलेशन की बात की जाए तो कई ट्राइब्स द्वारा कंपोज्ड इस स्टेट में केवल 22 लाख लोग रहते हैं। नागा पॉपुलेशन में एक इंपॉर्टेंट फीचर है और वो ये कि पूरे नागालैंड में 16 से अधिक ट्राइब्स हैं जो 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में भी नागा ट्राइब्स पाए जाते हैं। नागालैंड के इन ट्राइब्स में आओस, कोन्याक्स और सेमा 3 सबसे लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं, लेकिन कोई भी ट्राइब इनमें से मेजॉरिटी फॉर्म नहीं करती। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागालैंड में कोई कॉन्क्रीट गेन हासिल नहीं कर पाई है। इन ट्राइब्स की डिमांड इतने डाइवर्स हैं कि हर एक को फुलफिल करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है। खैर, नागा पॉलिटिकल इशू की शुरुआत ब्रिटिशर्स के समय से ही हो चुकी थी, जब अंग्रेजों ने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे कब्जा जमाना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने असम को 1826 में एनेक्स किया था और 1881 आते आते नागा हिल्स भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन चुके थे। इस एनेक्सेशन के कंसोलिडेट होने तक नागा रेजिस्टेंस बनना शुरू हो चुका था। नागा पीपल किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे और खुद को किसी एक्सटर्नल पावर के अंडर देखना उन्हें मंजूर नहीं था। ब्रिटिश द्वारा वर्ल्ड वॉर 1 में भेजे गए नागाज जब बाहर की दुनिया की नॉलेज अपने साथ लेकर वापस लौटे तो उन्होंने 1918 में नागा क्लब की स्थापना की। 1929 में जब साइमन कमीशन इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा किए गए रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट को एसेस कर रहा था, तब नागा क्लब ने कमीशन के सामने अपनी डिमांड रख ये क्लियर किया कि उन्हें एंशिएंट टाइम की तरह अपने भविष्य का फैसला खुद लेने दिया जाए। दोस्तों, इंडिया में स्प्रेड इंडिपेंडेंस मूवमेंट का नागालैंड में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन 1946 में अंगामी जापू फिजो ने नागा नेशनल काउंसिल या NNC का गठन किया। ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल का नया रूप था, जिसे जापानीज अटैक के दौरान इस रीजन में हुए डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए फॉर्म किया गया था। अगले ही साल अगस्त 14, 1947 के दिन, यानी इंडिया के आज़ाद होने से ठीक एक दिन पहले, NNC ने नागालैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया। NNC ने आगे चलकर 1951 में एक रेफरेंडम कराते हुए एक सोवन नागा स्टेट का प्रोक्लेमेशन किया, जो उनके हिसाब से इंडिया से सेपरेट एक अलग कंट्री थी। दोस्तों, NNC ये दावा करता है कि उसके द्वारा करवाए गए इस रेफरेंडम में 99% नागाज ने एक इंडिपेंडेंट नागालैंड के पक्ष में अपना वोट डाला था। NNC द्वारा किया गया ये रेफरेंडम इंडिया की इंटेग्रिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था और यदि समय रहते इसे नहीं रोका जाता तो 565 सेपरेट प्रिंसली स्टेट्स शायद नागालैंड के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने लगते। दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई हमारे देश की पहली इंसर्जेंसी की। 22 मार्च 1952 के दिन NNC लीडर
फिजो ने एक अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट यानी कि एनएफजी का गठन किया, जिसे मसल पावर नागा फेडरल आर्मी यानी एनएफए प्रोवाइड करने वाली थी। इस प्रोक्लेमेशन के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंसर्जेंसी को क्रश करने के लिए इंडियन आर्मी को नागालैंड के लिए रवाना किया। समय के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इनैक्ट किया, जिसे उस समय आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 50s के दशक में नागालैंड असम का हिस्सा हुआ करता था और इसे स्टेटहुड 1963 में प्रोवाइड की गई थी। दोस्तों नागालैंड में रेजिस्टेंस स्टार्ट होने के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीस एफर्ट्स इनिशिएट किए थे। गवर्नमेंट किसी भी सिचुएशन में ये चाहती थी कि कोई स्टेट भले कितना भी छोटा हो लेकिन उसे नेशनल इंटीग्रेशन में बराबरी का हिस्सा मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुए असम के गवर्नर सर अकबर हैदरी ने 1947 में तब के नागा नेशनल कन्वेंशन के मॉडरेट लीडर्स टी साखरी और अलीबा इमाती के एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। नागा अकबरी एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ने नागास के अपने विशेष के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाने के राइट को रिकॉग्नाइज किया था। इस एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ असम इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट के तौर पे अगले 10 सालों तक इस एग्रीमेंट के ऑब्जर्वेंस को इंश्योर करेगी। इसके बाद नागा काउंसिल के साथ इस एग्रीमेंट के फर्दर एक्सटेंशन या किसी न्यू एग्रीमेंट के फॉर्मेशन पे चर्चा की जाएगी। लेकिन नागा नेशनल काउंसिल का एक सेक्शन जिसे फिजो लीड कर रहे थे उसने इस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों एनएनसी जिससे आप फिजो लीड कर रहे थे उसने इंडिया के अगेंस्ट आर्म्स स्ट्रगल जारी रखा। पिछले एग्रीमेंट के लगभग एक दशक के बाद 1960 में गवर्नमेंट ने नागा पीपल्स कन्वेंशन के साथ एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत असम के नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट को एनईएफए के ट्विनसांग ट्रैक्ट के साथ ऐड कर नागालैंड के स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। दोस्तों इस एग्रीमेंट के अंडर और कई ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने वाले क्लॉजेस ऐड थे, जिससे सरकार को उम्मीद थी कि नागा पीपल की डिमांड मोर और लेस सेटिस्फाई हो जाएगी। इस एग्रीमेंट के तहत हम आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371A देख सकते हैं, जो इस बात को स्टेट करती है कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाने वाले कोई भी बिल यदि नागालैंड के रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस को अफेक्ट करेगा या उनके सिविल कस्टम्स, क्रिमिनल जस्टिस और प्रोसीजर्स को चेंज करता है तो इसे नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन इस एग्रीमेंट में नागा लीडर्स द्वारा आसपास के वो एरियाज जहां नागा ट्राइब्स रहते हैं उन्हें नागालैंड में इनकॉर्पोरेट करने की डिमांड को गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाई। कारण ये था कि नागा ट्राइब्स मणिपुर जो तब एक यूनियन टेरिटरी थी और म्यांमार में भी स्प्रेड थे और गवर्नमेंट ऐसा कोई भी कमिटमेंट नहीं कर सकती थी जिससे एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल बाउंड्रीज को लेकर नई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो। दोस्तों आगे चलकर नागा पीस प्रोसेस को फर्दर पुश देने के लिए जयप्रकाश नारायण, असम सीएम बिमाला प्रसाद चलीहा और माइकल स्कॉट एक पीस मिशन के तहत गवर्नमेंट और एनएनसी के बीच नेगोशिएशन के लिए आगे आते हैं, जिसका रिजल्ट 1964 के सीज फायर एग्रीमेंट के तौर पे सामने आता है। 1964 सीज फायर एग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स डिप्यूट करने की बात करती है, जो इंसर्जेंसी लीड कर रहे लीडर्स के साथ पीस टॉक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। इन पीस टॉक्स के दौरान अगले 1 महीने तक सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को लीड नहीं करेंगी और रिबल से भी ये उम्मीद की जाएगी कि इस पीरियड के दौरान वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन एनएनसी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट वायलेंस कंटिन्यूड रखती है और गवर्नमेंट 6 राउंड ऑफ टॉक्स में पीस स्टैब्लिश करने की नाकामयाब कोशिश के बाद 1967 में पीस मिशन अबेंडन कर देती है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नागालैंड में एक मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसके तहत कई इंसर्जेंट लीडर्स न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। दोस्तों अभी तक मोर और लेस नागालैंड में इंसर्जेंसी को लीड फिजो के अंडर एनएनसी ही कर रही थी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में एक नए ग्रुप NSCN का फॉर्मेशन होने वाला था, जो इस रीजन की मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसी बनने वाली थी। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में दोबारा नागा इंसर्जेंट्स के साथ पीस टॉक्स करने की कोशिशें शुरू की। 11 नवंबर 1975 के दिन गवर्नमेंट ने एनएनसी के एक मेजर सेक्शन को शिलोंग अकॉर्ड साइन करने के लिए राजी कर लिया, जिसके तहत एनएनसी और एनएफजी जैसे ग्रुप्स आर्म्स गिव अप करने के लिए रेडी हो गए थे। इस एग्रीमेंट को नागालैंड गवर्नर एलपी सिंह और इंसर्जेंट्स लीडर के बीच साइन किया गया, जिसके तहत सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप बिना किसी कंडीशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे और गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड प्लेसेस पे आकर अपने सारे हथियार गवर्नमेंट को सौंप देंगे।
गवर्नमेंट ने इस बात पे एग्रीमेंट जताया कि ये फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा और इसके बाद रिबल ग्रुप्स को फाइनल डिस्कशन के लिए इश्यूज फॉर्मुलेट करने के लिए रीजनेबल टाइम अलॉट किया जाएगा। लेकिन इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट नागा इंसर्जेंट थुंगालेंग मुइवा, जो उस समय चाइना में थे, उनके द्वारा लेड लगभग 140 मेंबर्स ने शिलोंग अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए खुद को एनएनसी से अलग कर लिया। आगे चलकर मुइवा ने इसक चीसी सू और एसएस खपलांग को अपने साथ जोड़ते हुए 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड या एनएससीएन का गठन किया। दोस्तों, ये एनएससीएन आने वाले सालों में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बना और एक वायलेंट क्लैश के बाद एसएस खपलांग ने 1988 में एक अलग एनएससीएन का गठन किया, जिसे एनएससीएन के नाम से जाना जाने लगा। मुइवा और इसक चिसी लेड एनएससीएन भी अब एनएससीएन आईएम बन चुका था। दोस्तों, एनएससीएन के फॉर्मेशन के साथ ही फिजो लेड एनएनसी नागालैंड से अपनी पकड़ खोने लगी। फिजो भी लंदन माइग्रेट कर चुके थे और 1991 में उनकी डेथ के बाद एनएनसी नागालैंड इंसर्जेंसी में पूरी तरह इररिलेवेंट हो चुकी थी। अब नागालैंड इंसर्जेंसी को इंडिया में एनएससीएन आईएम लीड कर रहा था। एनएससीएन के मेजरली म्यांमार में अपने ऑपरेशंस करने लगा। दोस्तों, 2015 में इंडियन आर्मी ने इसी ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी। दोस्तों, एनएससीएन आईएम ने हमेशा से अपने कई डिमांड्स के बीच एक डिमांड को अनकंडीशनली स्टेट किया है, ग्रेटर नागालैंड। दोस्तों, ग्रेटर नागालैंड इंसर्जेंट्स द्वारा क्लेम्ड वो पूरा एरिया है जहां ट्राइब्स रहते हैं। नागालैंड के अलावा इस ग्रेटर नागालैंड में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार का लार्ज एरिया शामिल है। ग्रेटर नागालैंड के एरिया का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां आज नागालैंड स्टेट का एरिया 16,527 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं एनएससीएन द्वारा क्लेम्ड ग्रेटर नागालैंड का एरिया लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। एनएससीएन के इसी क्लेम के कारण असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इस बात से चिंतित रहते हैं कि नागालैंड के साथ पीस सेटलमेंट के दौरान शायद उनकी टेरिटरीज भी इफेक्ट हो सकती हैं। दोस्तों, ग्रेटर नागालैंड डिमांड भी समय के साथ और बढ़ता चला गया और इसे इवन नागालैंड की स्टेट असेंबली ने भी कम से कम 5 टाइम्स सपोर्ट किया है। नागालैंड स्टेट असेंबली ने 1964, 1970, 1994, 2003 और 2005 में एक ग्रेटर नागालैंड की डिमांड पुश की थी, जिसके तहत नागा इनहैबिटेड एरियाज को एक एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला के अंडर लाया जाए। दोस्तों, मुइवा, इसक चीसी और दूसरे टॉप लीडर्स अर्ली 1990s में थाईलैंड एस्केप कर गए। इंडिया ने पीस एफर्ट्स को फर्दर पुश करते हुए तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने मुइवा समेत दूसरे एनएससीएन लीडर से 1995 में पेरिस में एक मीटिंग की थी। फरवरी 1997 में प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा ने भी ज्यूरिख में इन लीडर से मुलाकात की। जुलाई 1997 में एनएससीएन के साथ सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पेरिस में एनएससीएन लीडर से मिलकर पीस इंश्योर करने की कोशिशें की। दोस्तों, इसके बाद लगभग 80 राउंड ऑफ टॉक्स दोनों पार्टीज के बीच कंडक्ट किए गए, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। आखिर में अगस्त 3, 2015 के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएससीएन के साथ एक फ्रेमवर्क साइन किया। इस एग्रीमेंट के एग्जैक्ट डिटेल्स तो रिवील नहीं किए गए, लेकिन एग्रीमेंट साइन करने के बाद गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट इशू कर ये बताया कि वो नागालैंड की यूनिक हिस्ट्री, कल्चर और पोजीशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उनके सेंटिमेंट्स और एस्पिरेशन की रिस्पेक्ट करती है। एनएससीएन ने भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस को अप्रिशिएट किया। इस एग्रीमेंट के साथ ये अपीयर हो रहा था कि शायद देश की सबसे पुरानी इंसर्जेंसी अब खत्म होने वाली है, लेकिन शायद ऐसा हुआ नहीं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड के कई सेक्शंस गवर्नमेंट द्वारा सारे नागा आर्म्ड ग्रुप्स को नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंडर लाए जाने के एफर्ट से डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। उनका मानना था कि कई रिलेटिवली न्यू ग्रुप्स को भी उनके इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, जिन्होंने इंसर्जेंसी में कोई अहम योगदान नहीं दिया। लास्ट ईयर अगस्त 2020 में एनएससीएन आईएम ने कॉन्फिडेंशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की कॉपीज रिलीज करते हुए इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट कई सवाल उठाए और गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड इंटरलॉक्यूटर आरएन रवि को रिमूव करने की डिमांड रखी। दोस्तों, इस एग्रीमेंट में मेंशन टर्म्स जैसे शेयरिंग सोवरेन पावर और को एग्जिस्टेंस ऑफ द टू एंटाइटीज को एनएससीएन अपने डिमांड के अनुसार इंटरप्रेट कर रहे हैं। एनएससीएन का मानना है कि नागालैंड को एक सेपरेट नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया जाए और ये डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर सकती।
इसके अलावा ये एग्रीमेंट तब साइन किया गया था जब जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक नहीं किया गया था। आर्टिकल 370 रिवोक किए जाने के बाद ऑल्दो होम मिनिस्टर अमित शाह ने आर्टिकल 371A को लेकर गवर्नमेंट के व्यूज क्लियर किए, लेकिन NSCN ने गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म एजेंडा के ऊपर कई सवाल उठाए। गवर्नमेंट ने NSCN की डिमांड एक्सेप्ट करते हुए RN रवि को नागालैंड के गवर्नर से हटाकर तमिलनाडु के गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया है और रिटायर्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल डायरेक्टर अक्षय मिश्रा आज इस नेगोशिएशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड आज भी इस डील में रुकावट बन रही है। दोस्तों, जब तक 2015 एग्रीमेंट के विजन को लेकर दोनों पार्टीज द्वारा एक कॉमन ग्राउंड अचीव नहीं कर लिया जाता, नागालैंड इंसर्जेंसी के कंटिन्यूड रहने की पूरी संभावना है। करंट अटैक्स और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा दिए गए रिटेलिएशन के बाद ये पीस प्रोसेस एक तीखे मोड़ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा नागालैंड में इंस्टेबिलिटी बने रहने की आशंका जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी नागालैंड इंसर्जेंसी की कंप्लीट स्टोरी। करंट सिनेरियो को देख के आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।